आज का डीप डाइव एक पहेली जैसा है। हमारे पास हैं भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ जिनमें देवताओं और राक्षसों की कहानियां हैं। तो सवाल ये है कि इतिहासकार जो सबूतों पर चलते हैं वो इन किताबों को एक सीरियस हिस्टोरिकल सोर्स क्यों मानते हैं? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, ये ग्रंथ सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं है, ये अपने समय के समाज का एक आईना है। तो ये तो कमाल की बात हुई। हम सोचते हैं कि ऋग्वेद में सिर्फ मंत्र होंगे, पर हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इतिहासकार इसे एक तरह के जीपीएस की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, उससे उस समय के नदियों, पहाड़ों और यहाँ तक कि यानी जो कबीले थे, उनकी लोकेशन का अंदाजा लगता है। और ये जानकारी कहीं और मिलती नहीं है। यही तो बात है। और ये सिर्फ ऋग्वेद तक नहीं है। अगर हमें जैसे 16 महाजनपदों के बारे में जानना है, हाँ, उस दौर के बड़े बड़े राज्य। एग्जैक्टली। उनकी पहली प्रामाणिक लिस्ट हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में ही मिलती है। ये जानकारी और कहीं है ही नहीं। अरे वाह! अच्छा, और पुराणों का क्या? उनमें तो भविष्यवाणियां और युगों की बातें होती हैं। हाँ, होती हैं। लेकिन पुराणों में एक सेक्शन होता है वंशानुचरित। वंशानुचरित। इसे आप एक तरह से राजघरानों का फैमिली ट्री समझ सकते हैं। ये लिखे तो भविष्यवाणियों की तरह गए हैं, पर एक्चुअली ये मौर्य और गुप्त राजाओं की पूरी वंशावली बताते हैं। अच्छा, तो महाभारत सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं, बल्कि वो एक तरह का कल्चरल मैप है। बिल्कुल। वो हमें बताता है कि उस लौह युग में समाज कैसे बदल रहा था, लोग कहाँ-कहाँ बस रहे थे। पर हाँ, अगर ये इतने काम के हैं तो इन्हें सीधे सीधे इतिहास क्यों नहीं मान लेते? कुछ तो समस्या होगी। हाँ, यही मेरा अगला सवाल था। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें हैं, और वो काफी बड़ी हैं। पहली और सबसे बड़ी है टाइमलाइन का कंफ्यूजन। मिसाल के तौर पर महाभारत को लीजिए। जी। माना जाता है कि घटनाएं बहुत पहले हुई, लेकिन उसे लिखने का काम 400 ईस्वी तक चलता रहा। सदियों तक? हाँ, सदियों तक। इस फासले में असल कहानी में बहुत कुछ नया जोड़ दिया गया, जिसे प्रक्षेप कहते हैं। अब क्या असली है और क्या बाद में जोड़ा गया, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। समझ गई। कहानी समय के साथ बदलती गई। और दूसरी चुनौती है सामाजिक पूर्वाग्रह। लिखने वाले का अपना एजेंडा। जैसे मनुस्मृति। वो एक ऐसे आदर्श ब्राह्मणवादी समाज की तस्वीर पेश करती है जैसा उसके लेखक चाहते थे। ये जरूरी नहीं कि उस वक्त समाज असल में जमीनी हकीकत पर वैसा ही था। अच्छा, तो ये एक तरह का विजन डॉक्यूमेंट था, ये नहीं कि समाज सच में वैसा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो ये बेकार नहीं है। ये हमें उस दौर की सोच, उसूलों और सामाजिक तनाव के बारे में बताता है। ये बताता है कि आइडियल क्या माना जाता था, भले ही हकीकत कुछ और हो। ठीक है, तो टाइमलाइन की प्रॉब्लम है, लिखने वालों का एजेंडा है, पर सबसे बड़ी बात, कहानियों में तो राजाओं को भगवान का अवतार बताया गया है, उनके पास दैवीय शक्तियां हैं। एक इतिहासकार इसका क्या करे? अच्छा पॉइंट है। इसे धार्मिक अतिशयोक्ति कहते हैं। देखिए, इतिहासकार इन चमत्कारों को सच नहीं मानते। तो फिर वो ये सवाल पूछते हैं कि लेखक ने राजा को दैवीय क्यों दिखाया? शायद इसलिए ताकि राजा की सत्ता को मजबूती मिले, लोगों की नजर में वो महान बने। यहाँ इतिहासकार रोमिला थापर की बात बहुत सही बैठती है। वो इसे इतिहास पुराण परंपरा कहती हैं। इतिहास पुराण परंपरा। हाँ, हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि क्या लिखा है, बल्कि ये भी समझना है कि क्यों लिखा गया है, लेखक का मकसद क्या था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ग्रंथों को सिरे से खारिज करने के बजाय हमें इन्हें पढ़ने का चश्मा बदलना होगा। एकदम सही। आरसी मजूमदार ने कहा था, धार्मिक आवरण के भीतर ही भारत का वास्तविक सामाजिक आर्थिक इतिहास छिपा है। निचोड़ यही है कि इन ग्रंथों को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता, इन्हें दूसरे सबूतों के साथ मिलाकर देखना होगा। बिल्कुल। जब हम इनकी जानकारी को खुदाई में मिली चीजों और विदेशी यात्रियों के लिखे रिकॉर्ड से मिलाकर देखते हैं, तभी प्राचीन भारत की एक संतुलित और जीवंत तस्वीर उभरती है। ये तो सोचने पे मजबूर करता है कि आज के दौर के कौन से दस्तावेज भविष्य के इतिहासकारों के लिए ऐसे ही धार्मिक ग्रंथ बन सकते हैं जिन्हें तथ्य और मिथक अलग करने के लिए बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। शायद हमारी फिल्में, राजनीतिक भाषण या सोशल मीडिया।